हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। एंड इन पेपर है वो आपके कोर है। कोर का मतलब हो जाता है वो टफेस्ट पेपर कौन सा है, 5 साल पुराने, 6 साल पुराने, 10 साल। हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। एंड आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। मेरा नाम है समीर चौधरी और मैं अराउंड 12-13 ईयर से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सेमेस्टर 4 में हमसे क्लासेस ली। मैं माइक्रो एंड मैक्रो आपको मैंने पढ़ाया था सेमेस्टर 4 में। इकोनोमेट्रिक्स सुधीर कुमार सर ने पढ़ाया था। ठीक है, अब जब सेमेस्टर 5 में आते हैं तो दोस्तों एक नई जर्नी शुरू होगी आपकी। सेमेस्टर 5 शायद अगर आपको ऐसा लगता होगा कि सर थ्योरेटिकल होता है, आसान होता है, हैंडल हो जाएगा, तो यस, हैंडल भी हो जाएगा, आसान भी होता है। मतलब अगर सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाने, इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम 50 to 60% मार्क्स, तो इट इज वेरी इजी। मतलब अगर जिंदगी में कमाने ही मुझे 10,000 रुपए महीना है तो जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर हमने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं ना कि हमें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, तो लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी होती है ना? सही कह रहा हूं मैं? वही हमारी एजुकेशन में भी है। अगर आपने सपना देख रखा है कि सर मुझे सेमेस्टर 5 में भी बहुत बहुत अच्छा स्कोर करना है, यानी मुझे मैक्स मिनिमम 8-9 या 80 और 90% मार्क्स लेकर आने हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बगैर पढ़ाई तो आपके काम होने वाला है नहीं। चाहे कितना भी इजी सब्जेक्ट हो, चाहे कितना भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, अगर आपको उसकी सही गाइडेंस नहीं है, सही डायरेक्शन नहीं है, तो डूबता है स्टूडेंट। ठीक है, नंबर कमाते हैं और नंबर कमाने के बाद में आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, फिर री पेपर देते हो और बस इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हो। तो क्यों बात का वेट करो? अभी से तुम लोग अपनी चीजों को पॉलिश करके रखो, चीजों को स्ट्रॉन्ग करके जो है करके रखो। कुछ भी ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना, जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे वैसे वैसे आपको चीजें करनी है। सो दोस्तों, वी आर ओनली इंस्टीट्यूशन जो आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब और भी शायद मेरे दोस्त लोग कुछ पढ़ाते हैं जो शायद ये सारे सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को सारे ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए, इनमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इनमें मेनली जो पहला सब्जेक्ट है गेम थ्योरी, ये आपका कोर पेपर है। दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल, ईजीबीसी, ये भी आपका कोर पेपर है। तीसरा पेपर इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये भी दोस्तों आपको कोर पेपर है। तो शुरू के जो 3 पेपर है वो आपके कोर हैं। कोर का मतलब हो जाता है कि जिनको आप इंपॉर्टेंट मानते हो, जिनके आपकी नजरों में इंपॉर्टेंस होती है, ये वो कोर पेपर होते हैं। आपको मैं बताऊं मोस्ट टफेस्ट पेपर कौन सा है, शायद आप समझ भी पा रहे होंगे। दैट द गेम थ्योरी। गेम थ्योरी इज द मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट टफेस्ट पेपर। देखो, पेपर कैसा जाएगा या पेपर में मार्क्स कैसे आएंगे वो सेकेंडरी है। इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही डिफिकल्ट है। एक होता है कि सर पढ़ाई कर ली, पेपर दिए, मार्क्स देखे जाएंगे। मार्क्स तो तुम देख ही लोगे बाद में कितने कितने आने वाले हैं, लेकिन इस पेपर को पढ़ना ही डिफिकल्ट है। सारी चीजें मैं आज के सेशन में आपके से डिस्कस करूंगा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल आपका 50-50% है। 50% एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब जहां पे डेरिवेशन होंगी, ये सब चीजें। एंड 50% आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है। आईडीई नो डाउट थ्योरेटिकल है। इंडियन वो इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें ज्यादा डिटेल आपको नहीं मिलने वाली, बट हाँ, फैक्ट्स आपको याद करने हैं। उसके बाद जो ये 3 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ये कोर पेपर नहीं होते, ये ऑप्शनल पेपर होते हैं। और आपको कॉलेज में हो सकता है कि आपके कॉलेज में इनमें से कोई एक ऑफर हो रहा हो। इसके अलावा और भी ऑफर होते हैं, जैसे मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट भी कुछ कॉलेजेस में ऑफर हो रहा होता है। कुछ कॉलेजेस में लॉ, वो आपका पॉलिटिकल साइंस भी ऑफर हो रहा है। तो मल्टीपल कॉलेजेस में जो है अलग अलग सब्जेक्ट ऑफर हो रहे हैं। हम लोग आपको ये 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑप्शनल में, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो दीज आर दी 6 सब्जेक्ट जिनमें से आपको 3 पेपर कोर है, एक ऑप्शनल है। अब एक सबसे काम की बात, अगर आप हमारे साथ में एनरोल्ड होते हो तो आपको फीस सिर्फ 3 पेपर्स की पे करनी है ओनली।
एक सब्जेक्ट आपको फ्री मिलेगा, वो डिटेल आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें हम लोग सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब जनरली थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वैसे चलो ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पेपर है। या गेम थ्योरी। अब गेम थ्योरी का देखिए, अभी तक जो सिलेबस आया है लेटेस्ट वो ये है, तो सिलेबस इन्होंने लास्ट यही दिया था हमें 2024 में, उसके बाद में सिलेबस में चेंजेस नहीं आया दोस्तों। इन केस अगर कुछ भी चेंज आता है, कुछ भी चेंज आता है, तो वो चेंज हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल जो हमारे पास में सिलेबस है वो ये है, ठीक है। गेम थ्योरी में टोटल हमारे पास 5 यूनिट्स है दोस्तों, जिनमें से जो पहली 3 यूनिट्स है, फर्स्ट 3 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे पता है, कभी भी गेम थ्योरी का कंसेप्ट नहीं समझा, कभी भी नहीं सुना आपने, तो ये एक रीजन हो सकता है डिफिकल्टी लेवल का। देखिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में आप बेसिक सी चीज समझोगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, साइमल्टेनियस मूव गेम, डोमिनेंस, नैश इक्विलिब्रियम, मिक्स स्ट्रेटेजी, नैश इक्विलिब्रियम। आपको पता है नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखो, नैश इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इफ एनी, लेट अस सपोज देयर आर 2 पीपल, और उन्होंने कोई एलोकेशन अलॉट कर ली अपने लिए, मतलब कुछ भी अलॉटमेंट कर ली कि ये इतना बंडल आप ले लो, इतना बंडल मैं ले लेता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर उनमें से कोई भी पर्सन अपने बंडल से डेविएट करता है, इफ एनी वन पर्सन डेविएट फ्रॉम दैट एलोकेशन, तो ईदर बोथ विल बी बेटर ऑफ और बोथ विल बी वर्स ऑफ। या तो दोनों दुखी होंगे या दोनों खुश होंगे। उस पॉइंट को अब नैश इक्विलिब्रियम बेसिक लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 1 है, और यूनिट नंबर 1 में हम लोग जनरली एक मतलब 2 रीडिंग फॉलो कर रहे हैं। एक ऑसबॉर्न, उसका चैप्टर नंबर 2, गाइस बहुत बड़ा चैप्टर है ये, एक चैप्टर मत बोलना है इसे, ये कम से कम 10 चैप्टर के बराबर है। बहुत बड़ा चैप्टर है। मिनिमम आपकी इसमें 7 to 8 जो है घंटे का लेक्चर ये वाला आपका होगा, 7 से 8 घंटे में आप ये टॉपिक कवर करोगे। फिर एक रीडिंग है वॉटसन, ये बहुत इजी है, भले यहाँ पे 2 चैप्टर दे रखे हो, लेकिन बहुत छोटा छोटा पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, बस यहाँ से आपको करना है। उसके बाद में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक्सटेंसिव फॉर्म गेम, सीक्वेंशियल रैशनैलिटी एंड द सब गेम परफेक्शन, ये भी ऑसबॉर्न का चैप्टर नंबर 5 से एक पेज 173 खत्म, सिर्फ एक चैप्टर। फिर यूनिट 3 है टॉपिक फ्रॉम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से चैप्टर नंबर 3 है, बस ये कुछ पेजेस हैं। और ऑसबॉर्न का चैप्टर नंबर 6, सिर्फ और सिर्फ 6.1 एंड 6.2 यहाँ पे आप लोगों को करनी है। ये यूनिट 1 to 3, गाइज यूनिट 1 to 3 इज ओनली फॉर दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए बेस्ड है। नाउ यूनिट 4 एंड 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि डिफिकल्ट क्यों है, यहां से आपका एक नया कंसेप्ट शुरू होगा। देखिए, यहां से आपकी ऑसबॉर्न खत्म हो गई। यूनिट 4 इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बेस्ड नैश इक्विलिब्रियम ऑक्शन मॉडल। ऑक्शन पता ना क्या होता है? चीज बिक रही है और बोली लग रही है उसकी, अब वो बोली मल्टीपल वैरायटीज में होती है, ठीक है। कभी कभी जिसने हाईएस्ट बोला है वो जीत जाता है, कभी कभी जिसने हाईएस्ट बोला है लेकिन वो हाईएस्ट पे वो परचेज नहीं कर रहा, फिर किसको दिया जाएगा? समझ में आ रही है? ये सब चीज सीखेंगे हम लोग। मोरल हजार्ड, मोरल हजार्ड का मीनिंग असमेट्रिक इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रहा है, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं चीजों के बारे में, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो मोरल हजार्ड है। मोरल हजार्ड का मतलब हो जाता है जैसे एक होता है एडवर्स सिलेक्शन, एक होता है मोरल हजार्ड। आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो या कोई भी चीज खरीद रहे हो, तो खरीदने से पहले अगर आप कंफ्यूज हो तो उस चीज को हम कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है। उस चीज को हम लोग बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। मान लीजिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है सेमेस्टर 5 के लिए, और कोचिंग ज्वाइन करते हुए आप लोग परेशान हो रहे हो कहां ज्वाइन करें, कहां ज्वाइन करें, तो क्योंकि आपके पास में परफेक्ट इंफॉर्मेशन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया किसी एक को बोली बस इसी को ज्वाइन कर लो भाई, लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो आप जो कंफ्यूज हो उसे हम कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन, ओके। बट आपने अब कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब कोचिंग वालों ने आपको 5 साल पुराने
6 साल पुराने, 10 साल पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए, कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई पीवाईक्यू नहीं, कुछ डिस्कशन में रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए। फीस थोड़ी सी हो सकता है कम ले लियो उन्होंने, बस लेक्चर दे दिया और कोई कॉल नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। यानी अब आप सर्विसेज को लेके परेशान हो कि यार वो सर्विस नहीं है, भले ही महंगी ले लें अच्छी तो लें। देखो, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये दिमाग में रखना। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, अगर रोने वाली ऑप्शन साइड है तो। अगर आप किसी चीज को खरीदने के बाद कंफ्यूज होते हो, उस चीज को हम कहते हैं मोरल हजार्ड। इसलिए आज भी कोई चीज अगर आप मार्केट से परचेज कर रहे हो या टेक्निकल चीज है, तो आप उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करते हो कि खरीदने के बाद सर्विसेज क्या पैटर्न के हो। जैसे मुझे ये टीवी पैनल लेना था, तो मैंने खरीदने में इतना डिस्ट्रेस नहीं लिया कि कौन सा लेना, वो डिसाइडेड है। लेकिन ये मैंने कंफर्म किया कि अगर मैं इसको खरीद लूंगा तो आफ्टर सेल क्या क्या सर्विसेज मुझे मिलेंगी, क्योंकि टेक्निकल चीज है। खराब होती है तो क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा, इसे हम कहते हैं मोरल हजार्ड। उसके बाद में यूनिट नंबर 5, अच्छा यूनिट नंबर 4 में चैप्टर 24, 25, 26, 27, ठीक है, 1, 2, 3, 4। और यूनिट नंबर 5 में कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन परफेक्ट बेस इन इक्विलिब्रियम जॉब मार्केट सिग्नलिंग एंड रेपुटेशन, इसका चैप्टर नंबर 28 एंड 29। ये पैटर्न आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाला है। पेपर की अगर हम बात करते हैं, आपका फाइनल असेसमेंट जो आपका रहने वाला होगा, क्या जब उन्होंने उधर दे दिया है, ठीक है, उन्होंने फाइनल असेसमेंट के तौर पे दे दिया है कि सारे इक्वल मार्क्स का रहेगा, हर यूनिट इक्वल मार्क्स की है। इक्वल मार्क्स मतलब 18 नंबर की एक यूनिट आपकी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये आप लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया मेरे साथ में। उसके बाद में जो दूसरा सब्जेक्ट इधर कवर होता है, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल, देखो ये है ना, ये वाली मैडम, आपको वो बताता हूँ, जो मेन हेड है मौसमी दास, हम इनसे पढ़े हुए हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी में, हमें इन्होंने पढ़ाया था ग्रोथ थ्योरी, ठीक है। ये मेन है, हमेशा इनको ऊपर इनके ही डिस्कशन फाइनल माने जाते हैं। हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल में टोटल 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स। अब वो तीनों यूनिट्स पहले समझ लो, कुछ इस प्रकार है। पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको एक चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 1, और वो जनरली थ्योरेटिकल डिस्कशन है, जैसे दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, डेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिफरेंस, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो ये जो पार्ट है ना, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये आपका सेक्शन 3.2 है फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। और जो चैप्टर नंबर 1 है, ये सारा का सारा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस इसमें आपको ये सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि अब तक फ्रॉम द एडम स्मिथ थ्योरी टिल नाउ, अब तक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या थ्योरीज इंपॉर्टेंट रही हैं, वो उसके लिए बताया जाएगा। ज्यादा वेटेज नहीं है इसकी, सबसे हाई वेटेज आपकी यूनिट 2 की है। मतलब यूनिट 2 इज मोर देन हाफ, यूनिट 2 इज अबाउट 60%, यानी आपका आउट ऑफ 90 55 मार्क्स की यूनिट 2 है, और यूनिट 1 एंड 3 दोनों मिला के 50% भी नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब आप ऐसे देख लो, 10 आवर, 25 आवर और 10 आवर, ये दोनों मिलके 20 घंटे हो रहे हैं, और ये अकेले 25 घंटे, तो मोर देन हाफ आपकी यूनिट 2 है। यहां पे आपको चैप्टर 2 to 6 पढ़ना फ्रॉम द बुक ऑफ चार्ल्स जॉन्स, ठीक है। चार्ल्स जॉन्स एक अपने आप में अलग बुक भी है, और ये इधर से भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है। सोलो मॉडल, स्टेडी स्टेट, सोलो मॉडल विद द टेक्नोलॉजी, ग्रोथ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स of ideas and innovation, Roman model, growth through creative destructions, growth and technology transfer, institution, simple endogenous growth model। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट और डेरिवेशन कंसेप्ट पढ़ने होंगे। न्यूमेरिकल आपका यूनिट नंबर 2 से कंफर्म है। थर्ड यूनिट डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट बुक से, दैट इज कर्लिन वेंडियन सॉस्किस, डेविड की बुक है, और उसके चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है, दैट इज द बिजनेस साइकिल, ओके। वो सारी चीजें मैं आपको इनकी जो रीडिंग्स है ना, वो जो हमारा पोर्टल है वहां पे हम लोग आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लगेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके सामने कोई थ्योरेटिकल पेपर है, और थ्योरेटिकल पेपर में न्यूमेरिकल फॉर्मेट है। देखिए, इसमें एक ऐसी यूनिट है
जो पूरी न्यूमेरिकल है, मैं आपको दिखाता हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये डी स्कूल की फैकल्टी है, ये रोहित परासर, ठीक है। देखिए इसमें एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4। पहले आप यूनिट नंबर 4 देख लीजिए, दैट इज द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। नॉर्मली यहां से 15 से 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली इस पूरी यूनिट से। इस यूनिट में एक अमर्त्य सेन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन इन द डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है। एक 2 से 3 नंबर का थ्योरेटिकल यहां से आ सकता है, चांसेस हैं। लेकिन देवराज रे का चैप्टर नंबर 6, देवराज रे का चैप्टर नंबर 8, ये दोनों ही चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल फॉर्मेट के हैं। कैसे हैं दोस्तों? न्यूमेरिकल फॉर्मेट, यहां से न्यूमेरिकल फ्रेम होगा एग्जाम में। तो इट्स अ फर्स्ट टाइम के थ्योरेटिकल पेपर में से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जैसे इसमें टोटल 4 यूनिट है। यूनिट 1 इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं। तीनों चैप्टर इतने हैवी नहीं है, जैसे ये टेडारो एंड स्मिथ में से चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इजी चैप्टर, इजी टू अंडरस्टैंड। चैप्टर नंबर 2 ये है, चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। और ये जो 3 सेक्शन है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। इट्स अ पेज 1, एक ही पेज का है, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा आपका। उसके बाद में यूनिट 2 द थ्योरीज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है और फ्रॉम द बुक टेडोरो, और यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज पढ़ने को मिलने वाली है, ओके। यूनिट 3 द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल पाथवेज, यहाँ पे जनरली हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन की जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो राइवल व्यूज होते हैं किसी भी मार्केट सोसाइटी की, तो हम उसके कोई लिंकेजेस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और अमिताभ दत्त की चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, दैट द स्ट्रेटेजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाथवेज टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में, ठीक है। और यूनिट 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 4 मैं फिर बोलूंगा ये न्यूमेरिकल पोर्शन की है। अगर आप एक बार अपने माइंड में रखें चीजों को, तो दे सिंपली मेंशन हियर कि 90 मार्क्स में से थ्योरी एग्जामिनेशन 8 क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड आउट ऑफ विच एनी 5, ठीक है। और यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यूमेरिकल, ओके विद इट। अच्छा, ये 3 पेपर हो गए हमारे कोर। इसके बाद में जो ऑप्शनल पेपर है उनके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शनल में सबसे पहला पेपर जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। देखिए इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स अगर थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट यस अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, इफ यू नो द माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका अराउंड 60% सिलेबस तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कितनी, तो माइक्रो नॉलेज, इफ यू हैव द माइक्रो नॉलेज तो देन यू हैव द बेटर ऑप्शन अगर आप इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करते हो, ठीक है। जनरली एक बार सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। इसके जो जो लेक्चर्स है वो अलग आएंगे, उसके लिए आप स्ट्रेस मत लेना, लेक्चर्स आर डिफरेंट, वो होंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे इसमें एक बुक होती है कॉल्ड स्टड, उसका चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 4 यहाँ पे उन्होंने सेक्शंस प्रोवाइड करें, ठीक है। और उसमें यूनिट 2 कॉल्ड स्टार्ट का चैप्टर नंबर 11 एंड 12, यूनिट 3 कॉल्ड स्टार्ट का चैप्टर नंबर 7, 8 और 10, ठीक है। यूनिट 4 में एक अलग ही हमें ऑथर दिया है इन्होंने, दैट जोनाथन हैरिस एंड ब्रायन रोच, उसका चैप्टर 12 एंड 13 हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दोज थिंग जो आज की डेट में हमारे लिए हो रहा है। गाइज अगर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के सिलेबस को अपडेट किया जाए तो यहां पे इथेनॉल वाला डिस्कशन किया जा सकता है, या अगर आपके पेपर में करंट अफेयर से क्वेश्चन आए तो जो E20 इथेनॉल जो है, जो नया इन्होंने पेट्रोल वर्जन निकाला है जिससे गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, ठीक है, ये इनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में शायद डिस्कस हो सकता है। जो भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो इतनी तेज गर्मी हो या बेमौसम बरसात हो, ये क्लाइमेट चेंज कोई ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हमेशा नेचुरल ही हो रहा हो।
देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट, yes we all are the main reasons of the all environmental damages। तो वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप environmental economics को ऑप्ट करते हो तो एक यूनिवर्सिटी है टेरी यूनिवर्सिटी, तो वहां से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स होती है। तो मास्टर्स इकोनॉमिक्स इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आप करोगे, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इन द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ओके गाइज, चलिए सिमिलरली एक ही हमारा सिलेबस हो गया डिस्कशन। पेपर पैटर्न मॉडल सिमिलर रहता है, ठीक है, वो डिस्कशंस करेंगे हम। एक ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से आती है, इफ यू नो द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो आप ओपन इकोनॉमी वाला सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन आप ले सकते हो। 50-60% इसके अंदर मैक्रो का ही कंसेप्ट एडेड है, जैसे आपने आईएसएलएम पढ़ा था। अब आईएसएलएम इसके अंदर थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन में आ गया, ठीक है, थोड़े से कंसेप्ट और ऐड हुए। दैट इंट्रोडक्शन टू द ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इंट्रो है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है वाला सारा का सारा, सिर्फ डायग्राम वगैरह यहाँ पे रहेंगे। आई थिंक आपने शायद पहले कभी सेमेस्टर 3 में, यस सेमेस्टर 3 और 4 में ओपन इकोनॉमी पढ़ा होगा। तो इंटरेस्ट पैरिटी, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज, स्वैप्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, अनकवर्ड एंड कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। यूनिट 2 मैक्रो मॉडलिंग ऑफ द ओपन इकोनॉमी। शायद आपको पता होगा, आप लोगों ने मुंडल फ्लेमिंग मॉडल स्टडी किया होगा कभी ना कभी। अब मुंडल फ्लेमिंग मॉडल इज व्हाट, देखो वहां पे दो प्रकार की चीजें होती है, एक फ्लेक्सिबल प्राइसिंग यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये दोनों चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। मुंडल फ्लेमिंग से रिलेटेड और मैक्रो मॉडलिंग, जिसमें मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट पीपीपी एंड द लॉन्ग रन मॉनेटरी अप्रोच, बलासा सैमुअल्सन इफेक्ट एंड नॉन ट्रेडेबल्स, फिशर इफेक्ट, पोर्टफोलियो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन एन ओपन इकोनॉमी, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे स्टडी करोगे। उसके बाद में जो आपकी लास्ट यूनिट है, दैट द यूनिट नंबर 3, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। देखिए है क्या, जो अभी तक की इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक कनेक्शन है, ये यूनिट उसको एक्सप्लेन करेगा। जैसे अगर आपको याद हो तो जो एक्सचेंज रेट डॉलर डिसाइड हुआ था वो ब्रेटन वुड्स मीटिंग में हुआ था। तो हमने जनरली हमारा शुरुआत में क्या था, हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या था, पहले शेल्स या स्टोन इनमें ट्रेड होता था, उसके रेट के हिसाब से चीजें चलती थी। फिर बाद में गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया, फिर एक एक्सचेंज रेट सिस्टम लिया है, ब्रेटन वुड्स इसको फिक्स कर दिया। फिर ट्रिफिन डिलेमा एंड द कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स, फिर वो फिक्स से फ्लेक्सिबल हुआ। एसडीआर, एसडीआर कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, मतलब हम लोग इंडियंस आईएमएफ से कितना पैसा उधार ले सकते हैं, इट इज डिपेंड्स के हमारी रुपये की वैल्यू कितनी है, और जितने पैसे हम, उससे हमारा एक कोटा डिसाइड होता है, और जितने पैसे हम लोग लेते जा रहे हैं वो कोटा कम होता जा रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं एसडीआर। एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कि हम कितने जो है पैसा उधार ले सकते हैं। शायद जो कॉमर्स फील्ड के उनको पता होगा कि ड्राइंग कब लिखते हैं अकाउंट्स में, जब हम लोग टी डायग्राम बना रहे होते हैं ड्राइंग लिखते हैं, जब जब कोई पर्सन अपना ही पैसा कंपनी के अकाउंट में से निकालता है तो वहां पे ड्राइंग्स आता है, वही चीज यहां पर है ड्राइंग राइट्स। अगर आप अपना ही पैसा जो कोटा आपने सेट करवा रखा है कंट्री की वैल्यू के हिसाब से, अगर आप वो निकालते जाओगे तो वो पैसा आपके ही अकाउंट से निकाला और एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगा, यानी अब आप और लोन नहीं ले सकते। ऐसा तो फिर वर्ल्ड के कोई भी कंट्री आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेता रहेगा और अपने यहाँ पे एंजॉय करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये पूरा पार्ट हम लोग अपनी क्लासेस में इनको भी कवर करेंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने थोड़ा डिटेल दे दिया है कि इस तरीके से सिलेबस आपका डिवाइड हो रहा है यूनिट वाइज, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। एंड आफ्टर दैट पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में ना एक्चुअली है क्या, पब्लिक इकोनॉमिक्स में पहले दो पार्ट में हुआ करती थी। पार्ट ए एप्लीकेशन बेस्ड होता था, पार्ट बी आपका थ्योरेटिकल बेस्ड होता था प्योरली। बट इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे एग्जांपल पार्ट ए है, पार्ट ए के चैप्टर्स को उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे करा है। जैसे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये किसी भी गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट सेक्टर के या किसी भी गवर्नमेंट के एक्सेसिव रोल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। इसमें हमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, हेनरिक्स एंड माइल्स का।
ऐसी वन का बी यानी पार्ट वन का बी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब आपको पता है, एक वो दौर जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं थे, तो वो उस टाइम कैसे काम होते थे। इसके लिए हमें स्टिग्लिट्ज का चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है कुछ पेजेस के लिए, और कुलिस एंड जॉन्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है सिर्फ इन 4 पेजेस के लिए। वन का सी इज दी टैक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पेजेस है। अब जो है चैप्टर्स हैं देखेंगे आप, अगर स्टिग्लिट्ज चैप्टर नंबर 18, 19, 20 लेंथी प्रोसेस, हेनरिक्सन माइल्स चैप्टर नंबर 15, 15 का पूरा सेक्शन, ठीक है। हेनरिक्सन माइल्स का चैप्टर 16 ये ऑप्शनल रीडिंग है बट थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। हेनरिक्सन माइल्स का चैप्टर नंबर 17। तो 1 2 3 4 5 5 चैप्टर्स कंपलसरी है, एक चैप्टर ऑप्शनल। तो चलो 5 भी मान लिए, तो 5 भी एक पार्ट के लिए बहुत हैवी हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज वन के सी पार्ट की है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे टैक्सेशन पढ़ना है। टैक्स की वजह से इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ता है, टैक्स इंसिडेंस किस किस पे वो इंसिडेंस पड़ रहा है, डेड वेट लॉस क्या होता है, या डिस्टॉर्शन कैसे कैसे इंपैक्ट करते हैं इकोनॉमी को, वो सारा हम लोगों को पढ़ना है। और ये राम से मॉडल, ये राम से रूल, ये पेपर में आएगा, ठीक है, कुछ नहीं इजी है। सेकेंड पार्ट होता है इंडियन पब्लिक फाइनेंस। कुछ लोगों को सेमेस्टर 3 में भी पब्लिक फाइनेंस मिलता है, तो उनके लिए सिर्फ पार्ट बी होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों को सिर्फ 2 ही सेक्शन, ये जैसे ये डिस्कस कर रहे हैं हमसे, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। जस्ट हो सकता है कि आपके सिलेबस में ये रीडिंग अपडेट हो जाए, शायद ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये 2024 का सिलेबस है। बट ये टैक्स सिस्टम पढ़ना है, इंडिया का टैक्स सिस्टम, स्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स, और उसके बाद में बजट डेफिसिट एंड पब्लिक डेट। गाइस ये चीज हो सकता है अपडेट हो जाए, 2023 का है ना, क्योंकि 2024 का सिलेबस है, 2023 का लिया है। अब अगर अभी सिलेबस चेंज करते हैं तो ये अपडेट कर देंगे, इसको नहीं करते तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये ऑल 6 पेपर्स का डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ में किया। तो दीज आर दी ऑल थिंग्स जो हमने डिस्कस कर ली। तो फाइनली वी आर द ओनली पीपल जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के 6 पेपर्स आपको कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 3+1 का ऑप्शन है, इफ यू एनरोल इन द 3 सब्जेक्ट यू विल गेट 1 सब्जेक्ट फ्री, एंड इन्हीं पेपर्स में से, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।